हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनके मैथ और साइंस का प्रैक्टिस सेट जो है मैंने चालू कर दिया है। ये प्रैक्टिस बैच केवल मैथ और साइंस के लिए है। एक्चुअली जो प्रश्न अपने पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे और जिनको आने की काफ़ी संभावना है, तो ऐसे कई सारे प्रश्न उनको देखने को मिलने वाले हैं। आप ये जानिए कि मैथ और साइंस का पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस कराया जाएगा। जितने भी आपके चैप्टर हैं मैथ और साइंस के सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। कुल मिला के आप ये जानिए कि आपको मैथ और साइंस का कोई भी प्रश्न एक्स्ट्रा आपको किताबों से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको हर एक वैरायटी के हर एक सवाल जो संभवतः बन सकते हैं एग्जाम में, हर एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। ठीक, तो जितने हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए मैथ और साइंस का डेली बाय डेली आधे आधे घंटे की वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाभदायक होने वाला है। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जो है जुड़े रहें। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं मैथ को। मैथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर जो होता है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी तगड़ा भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक, देखिए एक बात आप जानिए, कोई भी चैप्टर अगर आप शुरू करते हैं पढ़ते हैं तो आपको कुछ नियम, कुछ बेसिक फंडा आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ बेसिक फार्मूले मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अपना जो सत्र हमने ये निकाला है पढ़ करके, तो उसमें हम सब कुछ जानते हैं कि फार्मूला क्या लगना है, क्या करना है, कौन सा याद करना है, कौन सा नहीं याद करना है। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं हर एक टाइप के सवाल जो आपको बताऊँगा उससे पहले मैं उस पर लगने वाले फार्मूले को यहाँ ज़रूर आपको क्लियर कराते चलूँगा। तो जिनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है उनको, और जिनका नहीं क्लियर है उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूले, कुछ बेसिक फंडामेंटल आपका मैं क्लियर कराऊँ जिससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो पाए। जैसे एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति की अगर शुरुआत करनी है तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति में अनुपात कितने होते हैं। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। ये तो हम लोग काफ़ी समझ जानते हैं, हमें 9th में भी पढ़ाया गया है और 10th में हमने भी पढ़ा है। तो यहाँ पे आप जानिए, यहाँ पर केवल और केवल मैं आपको आपकी मेमोरी को तरोताज़ा करा रहा हूँ। आपको कहीं पे नोट नहीं करना है, बस आप कल देखते रहिए, रफ और कलम लेकर के मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं एक्चुअली ये हमारे होते हैं मेरे भाई 6। अब हमारे पास जो 6 होते हैं ये 6 सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इन 6 को लेकर के काफ़ी सवाल बनते हैं त्रिकोणमिति में। मैं कहूँ कि काफ़ी क्या, त्रिकोणमिति का हर एक सवाल लगभग इन्हीं 6 अनुपात में बनता है। 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा, साइन थीटा के बाद हमारा आता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा के बाद आता है हमारा टेन थीटा, इसके बाद हमारा आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। 5वें नंबर पे हमारा आता है सेक थीटा, 6वें नंबर पे लास्ट में आता है हमारा कॉट थीटा। ठीक, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन 6 को आप गौर से देख लीजिए, गौर से इनका नाम और इनकी पहचान आप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और मैं बताऊं कि इन 6 का अपना अपोजिट जो है, आपस में अपोजिट रिलेशन बनता है, लेकिन किसका किससे बनता है ये आपको ध्यान रखना। ठीक, जैसे साइन का जो अपोजिट रिलेशन बनता है ये बनता है कोसेक थीटा से, कोसेक थीटा का। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का अगर अपोजिट कोसेक थीटा बनता है तो कोसेक थीटा का अपोजिट जो है साइन थीटा बनेगा। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ जरा समझना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है या कोसेक थीटा साइन थीटा का। मतलब मेरे कहने का ये है कि साइन थीटा बराबर हमारा जो होता है ये एक्चुअल में कोसेक थीटा के बराबर होता है। इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें इसको यहाँ करके भी लिख सकते हैं, अर्थात कोसेक थीटा जो होगा वो 1/साइन थीटा के बराबर होगा। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब यही होता है, यही आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ से 2 फार्मूले आपके बनने वाले हैं, 2 तो बन चुके हैं, एक फार्मूला और बनता है, वो भी बड़े अच्छे लेवल का है। जैसे इन दोनों का अगर मैं 3x मल्टीप्लाई करा दूँ, गुणा करा दूँ, तो हमें इन दोनों का जो गुणा मिलेगा वो 1 के बराबर मिलेगा। अर्थात इसी बात को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम बोलेंगे कि विपरीत, अपोजिट जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका गुणनफल 1 के बराबर होता है। ठीक, अपोजिट, ये दोनों अपोजिट ही तो होते हैं, उल्टे ही तो होते हैं। इन दोनों अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि भाई साइन थीटा जो होगा जब इससे गुणा करेगा
तो साइन थीटा गुणे कोस थीटा जो होगा 1 के बराबर आएगा। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया फार्मूला नंबर 3। तो 3 फार्मूले आपको यहाँ से मिलेंगे, पहले अपोजिट वाले से, दूसरा अपोजिट कौन सा बनाएगा, दूसरा बनाएगा कोसेक वाला। कोसेक वाला बनाएगा किससे भाई, सेक से बनाएगा। तो कोसेक थीटा जो होता है सेक थीटा के अपोजिट के बराबर होता है। उसी प्रकार से सेक थीटा जो होता है ये कोस थीटा के अपोजिट के बराबर होता है। मतलब कोस थीटा इसके और ये इसके, अर्थात यहाँ से भी हमारा 3 फार्मूला मिलेगा। तो 3 फार्मूला कौन कौन से मिलेगा, मतलब कोस थीटा आपका जो होगा यहाँ पर मेरे भाई 1/सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। उसका उल्टा कर देंगे, उल्टा का मतलब ये यहाँ ये यहाँ, अर्थात हम कह सकते हैं कि सेक थीटा जो होगा 1/कोस थीटा के बराबर होगा। तो 2 फार्मूले हमको यहाँ से मिल जाएंगे। तीसरा इनका तिर्यक जो है मल्टीप्लाई करा देंगे, अर्थात कोस थीटा जो होगा गुणे करेंगे सेक थीटा से तो 1 के बराबर आ जाएगा। 3 फार्मूले यहाँ से मिलेंगे। बस बिल्कुल आप देखते जाइए, नज़र गड़ा करके अपने दिमाग में बैठाते रहिए, कुछ करना नहीं है। 3 हो गया, 3 3 6 हो गया। अभी 3 हमारा और बनेगा, कहाँ से बनेगा, tan से बनेगा। tan थीटा का बनता है cot थीटा से और cot थीटा का बनता है tan थीटा से। तो एरो का निशान दाएं बाएं दोनों तरफ लगेगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो cot थीटा भी हमारा हो जाएगा 1/tan थीटा के बराबर, अर्थात ये दोनों ऊपर उल्टे हो जाएंगे। तो 2 हमारा यहाँ से मिल गया। तीसरा आप जानते हैं क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, मतलब tan थीटा गुणे में cot थीटा बराबर 1 के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो देखे हैं, देखिए उनका अपना जो है एक रिलेशन बनता है समकोण त्रिभुज के साथ। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते भी हैं। हालांकि मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि समकोण त्रिभुज में अपने जो है 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब वाली होती है, एक आधार वाली होती है और एक होती है कर्ण वाली। देखिए यहाँ पर 2 बातें आप गौर से जानिए। समकोण त्रिभुज में इतनी बातें तो हम लोगों को पता ही रहती है कि जो ये वाली रेखा है लंब होती है और जो क्षैतिज वाली रेखा है ये आधार होती है। बाकी जो ये आपस में दोनों काटती है लंब आधार, ये बनाती है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ये एक्चुअल में कर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जनरली हम लोग यही जानते हैं, सामान्य रूप से हमको यही ज्ञान है कि ये जो लंबवत रेखा होती है ये एक्चुअल में लंब होती है और जो नीचे वाली होती है ये हमारी होती है आधार। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप जानिए कि ये एक्चुअल में अभी यहाँ पर सत्य नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लंबवत है यही लंब होगी। ये डिपेंड करता है कि हमने इन दोनों कोणों में से किस कोण को लेकर के बात करना चाह रहे हैं। जो कोण हम लोग लेंगे इन दोनों में से उसी के हिसाब से हमारा ये लंब और आधार बनेगा। बात समझ गए? मतलब देखिए, अभी तो हमने सामान्य रूप से समकोण त्रिभुज का हल्का एक परिचय लिया है, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ उसको आप समझे। जैसे मान लीजिए आपने कोई समकोण त्रिभुज लिया है, कोई समकोण त्रिभुज आपने लिया, आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी ये कर्ण होगी, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन 90 अंश के बाद 2 कोण आपके और बचते हैं, ये दोनों। इन दोनों के आधार पर यह तय किया जाता है कि ये रेखा लंब का काम करेगी कि आधार का काम करेगी। उसी प्रकार से इसके लिए भी वही बात निकल के आती है कि ये लंब का काम करेगी कि आधार का काम करेगी। अब आप जानिए, अगर हमने समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण लिया है तो इस वाले कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, मतलब ये वाली, ये एक्चुअल में लंब बोली जाएगी। बात समझा? किसके लिए लंब बोली जाएगी? इस वाले कोण के लिए ये वाली भुजा लंब बोली जाएगी, और जिस पर ये कोण आधारित है वो बोला जाएगा आधार। बात समझे? तो ये आप जानिए, ये जरूरी नहीं कि बस लंबवत है तो लंब कहलाएगी। अभी आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। एक्चुअली अभी कहानी पूरा नहीं हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, सेम उसी वैरायटी में। अब इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे समझिए, अगर हमने ये कोण लिया था तो हमारा लंब ये बना, आधार ये बना। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने भैया ये वाला कोण ले लिया, मान लीजिए इसको आपने ले लिया, इस कोण के अगर आधार पे हम लोग बात करेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये बन रही है। इसका मतलब ये वाली जो भुजा होगी यहाँ पे लंब का काम करेगी। किसके लिए? इस वाले कोण के लिए। और ये कोण इस रेखा पर स्थित है तो यहाँ पर ये वाला जो रेखा होगा ये आधार का काम करेगा। तो ये दोनों फिगर आप गौर से देख लीजिए, उस हिसाब से आपका लंब और आधार तय होता है। ये बिल्कुल दिमाग पे मत बैठाइएगा कि जो लंबवत रेखा होती है वही लंब होती है और जो क्षैतिज रेखा होती है वही आधार होती है। ये कन्फ्यूजन दिमाग में आपको नहीं बैठाना है और ये बातें गलत हैं।
ठीक, जो कोण हम लेंगे उसी के हिसाब से लंब और आधार का निर्णय किया जाएगा। बाकी कर्ण का जो निर्णय है वो तो हर एक समकोण त्रिभुज में सेम ही रहेगा। ठीक, तो ये दोनों बातें आप जानें। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बताने वाला हूँ। जैसे जैसे इनका आपस में रिलेशन बनता है, किसका, लंब का, आधार का और कर्ण का। इन दोनों भुजाओं का आपस में दो दो का एक रिलेशन तैयार होता है। किसके साथ तैयार होता है, इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात के साथ तैयार होता है। कैसे, उसको आप जानें। एक चीज़ हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का वाला। लाल बटे कक्का वाला फार्मूला जो होता है, उसी आधार पे हम लोग ये दिमाग में बैठाएंगे अपने कि कौन त्रिकोणमिति अनुपात किस भुजाओं के अनुपात को लेकर के चलेगा। जैसे जैसे आपको मैं यहाँ बता दूँ एक चीज़ पहले कि यहाँ पर हमने यल लिखा है। यल का मतलब लंब आप समझें, यल का मतलब आप मेरे भाई लंब समझिए, और आधार का मतलब आप ए समझिए, और कर्ण का मतलब आप के समझिए। बात समझ आ गई। तो ये फिगर ध्यान से आप देख लें। लंब का मतलब यल हो गया, आधार का मतलब ए हो गया, कर्ण का मतलब के हो गया। तो यहाँ हमारा है लंब और बटे में है कर्ण, आधार है, कर्ण है, लंब है और आधार है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास जो है 6 लाइन तैयार होंगे। 6 लाइन में एक लाइन ये वाली तैयार होगी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक, एक लाइन यहाँ तैयार होगी ऊपर से नीचे, एक लाइन यहाँ तैयार होगी, 3 लाइन तैयार हो गई ऊपर से नीचे की तरफ वाली, और 3 लाइन और तैयार होगी जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, सेम इसी का अपोजिट। तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, 3 नीचे अपोजिट साइड में, मतलब नीचे से ऊपर, और 3 जो है नीचे से ऊपर, 3 ऊपर से नीचे, ऐसे तैयार होंगे। अब ये देखना है कि ये तैयार किसके लिए हुआ। अर्थात ये वाली जो पोजीशन तैयार होगी ये एक्चुअल में साइन थीटा के लिए तैयार होगी। मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब लंब बटे कर्ण जो होगा ये साइन थीटा होगा। ठीक, इसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा। ये भी आपका ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा। तो ये जाएगा किसके लिए, ये जाएगा कॉस थीटा के लिए। मतलब हम कहेंगे कॉस थीटा की वैल्यू को a/k, मतलब कॉस थीटा जो होगा आधार बटे कर्ण के बराबर होगा। ठीक, उसी प्रकार से फिर एक बार नीचे जाएंगे। ये किसके लिए, ये जाएंगे tan के लिए। ये जो आप देख रहे हैं l/a, ये एक्चुअल में tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा के बराबर कौन आया, लंब बटे आधार। ठीक, अब इन तीनों का जो अपोजिट वाला होता है रिलेशन, उसके हिसाब से हम उल्टा चलेंगे। इनका अपोजिट का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। ठीक, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो अपोजिट में चलना भी पड़ेगा। तो अपोजिट में इसके लिए हम लोग चलेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। क्या मान निकल के आएगा, मान निकल के आएगा कर्ण बटे लंब, किसके लिए, कोसेक थीटा के लिए। उसी प्रकार से कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है ये होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा जब अपोजिट है तो अपोजिट चलेंगे भी, मतलब कर्ण बटे आधार। ये किसके लिए बनेगा, ये बनेगा सेक थीटा के लिए। ठीक, समझ में आ गई बात। अब चलेंगे आगे टैन थीटा के लिए। टैन थीटा का अपोजिट होता है मेरे भाई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो अपोजिट है तो अपोजिट साइड में चलना भी पड़ेगा। तो अपोजिट साइड में चलेंगे तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू मिलेगी आधार बटे लंब। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पर ये पूरा फिगर गौर से आप दिमाग में बैठा लीजिए, फीड कर लीजिए, बार बार आपको रट्टा नहीं मारना है। ठीक, अगर यही बात हम लोग अलग अलग करके लिखना चाहें, समझना चाहें, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो आप समझो साइन थीटा का एरो का निशान ऊपर से नीचे लगा है, किसके लिए, l/k के लिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो साइन थीटा आएगा वो एक्चुअल में l/k के बराबर होगा, l/k के बराबर होगा। और l का मतलब क्या होता है, l का मतलब अभी हमने फिगर में बनाया है कि l का मतलब लंब होता है, और k का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। ये भी हमने फिगर में दिखा रखा है, k का मतलब कर्ण होता है। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे चलें कोसेक थीटा के लिए, कोसेक थीटा हमको पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है, लेकिन अगर फिगर से देखें कोसेक थीटा का मतलब ये वाला एरो जो नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब k/l को व्यक्त कर रहा है। अर्थात हमारा k/l मिलेगा। k का मतलब हमें पता है कर्ण हो जाएगा, और l का मतलब हमें पता है यहाँ पे लंब हो जाएगा। ठीक, तो ये सब आप डायरेक्ट याद करते चलें। दूसरा हमारा हो गया, तीसरा पकड़ते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा जो है आपको दिया गया फिगर में a/k। a/k का मतलब आप समझ गए, a का मतलब हमारा हो गया आधार, और k का मतलब हमारा हो रहा है यहाँ से कर्ण। इसको याद करते रहें। चौथे पे चलेंगे तो चौथा जो होगा ये इसका विपरीत लेंगे, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। अर्थात इसका जब लेंगे तो सेक थीटा का जो वैल्यू यहाँ समझ में आएगा k/a निकल के आएगा। अर्थात हमारा k/a आएगा, k का मतलब हमारा कर्ण और a का मतलब हमारा आधार है। ठीक, तो ये निकल के आ गया। 5 फार्मूले हमारे तैयार हो गए।
अगला चलते हैं tan थीटा के लिए। tan थीटा का एरो ऊपर से नीचे बना हुआ है, अर्थात हमारा जो tan थीटा होगा वो कहलाएगा यल बाई ए कहलाने का क्या मतलब है, यल बाई ए कहलाने का मतलब हो गया यहाँ पे यल का मतलब लंब और ए का मतलब हमारा हो गया आधार। ठीक, समझ बात आ रही है यहाँ तक। अगला छठवें के लिए चलेंगे। छठवें का मतलब cot थीटा के लिए। अब cot थीटा का मतलब होता है क्या, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर का मतलब ए बाई एल, अर्थात ए बाई हमारा यल होगा, ए का मतलब हमारा वो आधार और यल का मतलब हमारा हो जाएगा लंब। ठीक, तो ये बातें आप याद रखें, इन छहों को आप गौर से देख लीजिए। और हम लोग देखिए डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको साइन थीटा का मान पता चल जाए कितना है तो आप आराम से कोसेक थीटा का मान बता देंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और अपोजिट देखिए लिखा भी है, साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है तो उसका अपोजिट आपका कर्ण बटे लंब होगा, और कर्ण बटे लंब किसके लिए आ रहा है, कोसेक थीटा के लिए आ रहा है। मतलब अगर साइन थीटा याद कर लिया तो कोसेक थीटा याद हो गया, कास थीटा याद कर लिया तो मतलब सेक थीटा भी आपको याद हो गया, टैन थीटा याद कर लिया तो कॉट थीटा आपका याद हो गया। ठीक, तो इतनी बातें आप बिल्कुल जानें, ये बिल्कुल बेसिक जानकारियां हैं, इनके बगैर आप सवाल को टच नहीं कर सकते त्रिकोणमिति के। तो ये सारी बातें आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, चलते हैं सवाल की तरफ। ये इतना सिद्धांत, इतनी बातें आप याद रखें, बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन सिद्धांतों के आधार पे जो सवाल बनने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक लीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।